वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कौशल और कौशल के चैनल पर आप लोग का फिर से एक और बार हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने फाइनल अकाउंट के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर दिया। फाइनल अकाउंट में सबसे पहला वीडियो जो था वो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड डाला। फिर उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, पार्टनर्स कैपिटल हो गए, बैलेंस शीट हो गया, पर उससे रिलेटेड मैंने कोई सम्स नहीं बताए। इसलिए नहीं बताए क्योंकि बैलेंस शीट जो है वो ऐसे ही कंप्लीट नहीं होता, उसके अंदर एडजस्टमेंट्स आते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग में भी आते हैं, प्रॉफिट लॉस में भी आते हैं, बट बैलेंस शीट के अंदर मेजॉरिटी बिना एडजस्टमेंट्स के पॉसिबल है नहीं उसको कंप्लीट करना। दूसरा चीज, हम लोग को मालूम है कि वो टैली होने वाला चीज़ है, उसमें कोई बैलेंस आने नहीं वाला है, तो वहाँ पर कुछ अलग सा बताने के हिसाब से भी मैंने इतना ये नहीं किया। मतलब चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बैलेंस शीट के सम्स को छोड़ करके, और आज जो हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है दैट इज ऑल रिलेटेड विद द एडजस्टमेंट्स। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग फाइनल अकाउंट को इस तरीके से ही कंप्लीट करने वाले हैं, तो आज बारी आ चुकी है अपने को एडजस्टमेंट्स सीखने की। ठीक है, तो वैसे अपना चैप्टर का नाम जो है सब्जेक्ट इज बुक कीपिंग, और चैप्टर जो अपना चल रहा है फर्स्ट दैट इज फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं दैट विल बी एडजस्टमेंट्स। देखो, आज मेजॉरिटी एडजस्टमेंट्स को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि पूरे के पूरे एडजस्टमेंट्स को कवर कर लिया जाए। हाँ, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को एडजस्टमेंट्स के साथ। सर, ये एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं? एडजस्टमेंट्स का मतलब हो जाता है कि कुछ कुछ ऐसे रिकॉर्ड हैं, ठीक है, जो ट्रायल बैलेंस के हिसाब से नहीं चलते। मतलब ट्रायल बैलेंस की जितनी भी चीजें हैं वो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल या बैलेंस शीट, इनमें से कोई एक जगह जाएगा। ओके, ओनली वन रिकॉर्ड इज ऑल रिलेटेड विद द ट्रायल बैलेंस। लेकिन अब एडजस्टमेंट्स की बात है, एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात है, तो एडजस्टमेंट्स का रूल ये बोलता है कि वो इन चार में से कम कोई दो जगह तो जाएगा। ओके, इन चार जगह से कौन से चार जगह से? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, इन चार में से कोई दो जगह पे कम से कम जाएगा। सर, कम से कम दो जगह मतलब क्या, वो तीन जगह भी जा सकता है? हाँ, जा सकता है। सर, चार जगह पे अभी फिलहाल आप लोग के सिलेबस में इतना कुछ इंक्लूड नहीं किया गया है कि वो चार और जगह पे जाए। ठीक है, बट हाँ, तीन जगह पे जा सकता है। और बहुत बहुत बोलते हैं ना, एक आध दो एडजस्टमेंट होगा जो तीन जगह पर जाएगा। ठीक है, मतलब हम लोग को ऐसे ही एडजस्टमेंट्स पर ध्यान देना है जो कम से कम दो जगह पर जाए। ठीक है, एक दो या तीन एडजस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे जो दो या तीन जगह पर जाएंगे। ठीक है, बट टफ नहीं, कोई भी चीज़ टफ नहीं है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने टॉपिक को। एडजस्टमेंट्स है ना, दो टाइप के होते हैं जो आप लोग के सिलेबस में नॉर्मली इंक्लूड किए गए। ठीक है, एक होता है यूजुअल एडजस्टमेंट्स। ठीक है, यूजुअल एडजस्टमेंट्स का मतलब होता है जो किन्हीं दो जगह पर जाएंगे। ठीक है, आप लोग को लिख के दिया गया होगा कि भाई ऐसा कुछ है, इसके बारे में बताइए क्या किया जाए। ओके, सेंटेंस आप लोग को एडजस्टमेंट के नाम पर दे दिया जाएगा। ये होते हैं यूजुअल एडजस्टमेंट्स। ठीक है, तो ऐसे तो यूजुअल और अनयूजुअल दो एडजस्टमेंट होते हैं, लेकिन हम लोग अनयूजुअल को भी यूजुअल समझने की कोशिश करेंगे। यूजुअल का मतलब हो जाता है कोई दो जगह जाएगा, आप लोग को लिख करके उसका इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा कि ये एक एडजस्टमेंट है, इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को उसको सॉल्व करना है और किन्हीं दो जगह पर उसको ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, दूसरा है हिडन एडजस्टमेंट। ठीक है, हिडन एडजस्टमेंट का मतलब है आपको एक रिकॉर्ड दिया गया होगा, ओके, और उससे रिलेटेड कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन दिए गए होंगे जो अपने को लगेगा कि हाँ चलो ठीक है, इतने टाइम के लिए है ना, लेकिन वो एक एडजस्टमेंट होगा। ठीक है, वो एक एडजस्टमेंट होगा, वो भी कम से कम दो जगह पर जाएगा। ट्रायल बैलेंस में दिया गया होगा ज़्यादातर। हिडन एडजस्टमेंट क्या होता है? ट्रायल बैलेंस में आप लोग को दिया जाएगा इसके बारे में। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में दिया जाएगा और
अब हम लोग ने क्या समझ के चला है, ट्रायल बैलेंस मतलब कोई एक जगह पे जाएगा, है कि नहीं? लेकिन नहीं, ये कैसा होगा, ये कोई ना कोई दो जगह पर जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। फिलहाल अपना जो काम है वो यूजुअल एडजस्टमेंट्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यूजुअल एडजस्टमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, और हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे सबसे पहले यूजुअल एडजस्टमेंट्स। यूजुअल, जिसमें सबसे पहले एडजस्टमेंट जो हम लोग समझेंगे दैट विल बी क्लोजिंग स्टॉक। मैं आप लोगों को बैलेंस शीट एंड करते वक्त ही बताया था कि हम लोगों का जब एडजस्टमेंट स्टार्ट होगा तो सबसे पहला एडजस्टमेंट जो मैं क्लियर करूंगा वो होगा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब उसकी बारी आ चुकी है। ओके, अब देखो क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है, सेंटेंस के हिसाब से मैं अगर आप लोगों को बताने जाऊं तो क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है जो, देखो तुम गए मार्केट में रॉ मटेरियल परचेस करके लेके आ गए, लेकिन तुमने उसको यूज ही नहीं किया। ठीक है, खर्चा तुमने भले उसके पीछे कर दिया लेकिन तुमने उसको यूज ही नहीं किया। अगर तुमने उसको यूज ही नहीं किया, सर कब तक यूज नहीं किया, तुम 2020-21 से ताल्लुक रखते हो। ठीक है, 2020-21 तुम गए इस साल में परचेस किए और इस साल तक उसको बेचे ही नहीं, बराबर है? तो वो तो तुम्हारा अनयूज्ड हो गया। अनयूज्ड क्या होता है, फिर से तुम उसको एक और साल लेके चल सकते हो। पहला पॉइंट, एक और साल लेके चला जा सकता है। दूसरा पॉइंट, तुम उसको किसी और को भी बेच सकते हो, मतलब ये तुम्हारा इनकम के हिसाब से भी काम कर सकता है। समझ में आ गया? तुमने उसको पैसा देके खरीद लिया, अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उसको बेचना चाहते हो या फिर इन फ्यूचर में उसको यूज करना चाहते हो। समझ में आ रहा है? तो एक तरीके से वो तुम्हारा एसेट भी बनता है, एक तरीके से वो तुम्हारे लिए इनकम का भी काम कर सकता है कि नहीं? तो इसी के लिए इसके दो इफेक्ट होंगे। ठीक है, दो इफेक्ट। एक इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को जाएंगे तो इसका पहला इफेक्ट जो रहेगा वो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सेकेंड इफेक्ट इसका होगा एसेट साइड में, मतलब बैलेंस शीट के एसेट साइड। ठीक है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बैलेंस शीट। ठीक है, एसेट साइड। अब देखो इसके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूं मैं। आप लोग के सिलेबस में कुछ एक आध दो बेसिक सम के बाद में इस तरीके के कुछ एडजस्टमेंट्स आप लोग को दिखेंगे। कॉस्ट वैल्यू दिया गया होगा, ठीक है, और मार्केट वैल्यू दिया गया होगा। दो वैल्यूज दिए गए होंगे। ठीक है, अब मान के चलो कॉस्ट वैल्यू तुम लोग को दिया गया है 20,000 और मार्केट वैल्यू दिया गया है 25,000। अब इसका क्या करेंगे हम लोग? इसका रूल बोलता है विच एवर इज हायर लोअर, लोअर, विच एवर इज लोअर। समझ में आया? दो वैल्यूज दिए गए होंगे, विच एवर इज लोअर वो चूज करना है और फिर उसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालना है और बैलेंस शीट के एसेट साइड में डाल करके तुम लोग को 20,000 लिख देना है। समझ में आया? ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो, उसमें ये अमाउंट दिखेगा क्योंकि जो विच एवर इज लोअर है वो हम लोग को दिखाना है। और फिर एसेट बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाओगे 20,000 वहां पर आप लोग लिखेंगे। ठीक है, चलो इसमें हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करते, आगे बढ़ते अपने सेकंड एडजस्टमेंट के साथ में, दैट इज द सेकंड वन इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अब देखो ये चीज मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था लाइब्रेरी बैलेंस शीट एक्सप्लेन करने के टाइम पे। ठीक है, ज्यादातर ऐसे सारे एडजस्टमेंट्स जो हैं वो तुम लोगों को, मतलब ऐसे सारे जो रिकॉर्ड्स हैं ये तुम लोग को एडजस्टमेंट्स में दिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये क्लियर करो कि ये होता क्या है। सबसे पहले तो नाम से अगर समझने की कोशिश करो तो ये खर्चा है, लेकिन ये वो खर्चा है जो अब तक आउटस्टैंडिंग है, तुमने खर्च नहीं किया है, तुमने खर्च नहीं किया है। अगर तुमने अब तक खर्च नहीं किया है तो भाई खर्च तो करना पड़ेगा, है कि नहीं?
खर्चा तो बन गया लेकिन तुमने अब तक पे नहीं किया, तो तुमको इन फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, और जो तुमको पे करना ही पड़ता है वो तुम्हारा लायबिलिटी होता है, ये हम लोग को पता है कि नहीं। चलो ठीक है, तो इसका एक रिकॉर्ड तो हम लोग को समझ में आ गया। सर फर्स्ट इफेक्ट जो है वो लायबिलिटी में जाएगा, लेकिन उससे पहले पॉइंट क्या है, कौन सा टाइप का ऐसा खर्चा है, मैं बता रहा हूँ लायबिलिटी में तो जाएगा लेकिन हम लोग उसको फर्स्ट इफेक्ट में नहीं डालेंगे, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस खर्चा है, अब तक तुमने पे नहीं किया, पर कौन सा खर्चा, नाम बोलने की कोशिश करो, ऐसा कौन सा खर्चा होता है जो तुमको पक्का पे करना ही पड़ता है, एक बार जनरेट होगा तुमको पे करना ही पड़ेगा। रेंट, इंश्योरेंस, है कि नहीं, ओके, लाइटिंग एक्सपेंस, कमीशन, है ना, तो ये सारे तुम्हारे खर्चे हैं मान के चलो। अच्छा, सबसे पहले तो समझने की कोशिश करो, अगर तुम साल भर रहते हो एक जगह पे, तुमको बोला गया है कि 5,000 रेंट देना पड़ेगा उसका, ठीक है, तुम्हारे पास 3,000 है जो तुमने पे कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम्हारा खर्चा 3,000 हुआ, 2,000 भी तो देना पड़ेगा आज नहीं तो कल। सर लेकिन हमने तो 3,000 ही पे किया ना, अरे तो भाई अगले महीने वो तुमको छोड़ेगा, 3,000 ही लेगा, वो तुमसे 5,000 लेगा प्लस 2,000 पहले महीने का, मतलब अल्टीमेटली तुमको 10,000 पे करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। 5,000 तुमको पे करना था, पहले महीने में तुमने सिर्फ 3,000 पे किया, 2,000 बाकी है। अब नेक्स्ट मंथ में क्या करना पड़ेगा, 5,000 पे करना पड़ेगा और 2,000 प्लस पहले महीने का, है कि नहीं, 7,000। तो इन टोटल तुमको कैसे भी 10,000 पे करना ही है कि नहीं। समझने की कोशिश करो, ये है तुम्हारा अप्रैल मंथ, ये है तुम्हारा मई मंथ, ठीक है। यहाँ पर तुमको रेंट देना है, रेंट पेड, रेंट टू बी पेड, रेंट टू बी पेड, ठीक है। हर महीने तुमको 5,000 पे करना है मान के चलो, ठीक है, आगे नहीं जाएंगे हम लोग, ओके। तुमने यहाँ पर 3,000 पे किया, 3,000 पे किया, तो ये जो 2,000 है ये तुम्हारा आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, बराबर। अब जब तुम नेक्स्ट मंथ में जाओगे तो तुम उसको 5,000 पे कर दिए मान के चलो, सर नील हो गया ना, अरे नहीं, ये तो तुम्हारा 2,000 का आउटस्टैंडिंग दिख ही रहा है, अगर तुमने उसको यहाँ नहीं पे किया तो नेक्स्ट मंथ में पे करना पड़ेगा। सर मान के चलो हम लोग 11 महीना रेंट पे रह लिए, उसको वो अमाउंट पे ही नहीं किया, अरे भाई इतना इतना बेवकूफ़ मत समझना सामने वाले को, समझ में आया। तुम है ना जब भी कोई चीज़ रेंट पर लेते हो ना जगह, तुमको एक डिपॉजिट अमाउंट देना पड़ता है, वो डिपॉजिट अमाउंट तो तुमको रिफंड चाहिए होगा। वो क्या बोलेगा कि भाई तुमने मेरे को 20,000 दिया था, 2,000 रुपये तुमने मेरे को अब तक आउटस्टैंडिंग अमाउंट नहीं दिया, मैं 20,000 में से 2,000 काट के तुमको तुम्हारा 18,000 दे देता हूँ, मतलब ये तुमको पे करना ही है। तुम अगर इस मंथ में नहीं पे किए तुमको कहीं ना कहीं तो भरना पड़ेगा, सामने वाला तुमसे वसूल ही लेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब क्या होता है, ये जो तुम्हारा खर्चा था ये भी खर्चा है, समझ में आ रहा है। तो कैसा दिया गया होगा कि तुमको बताया गया होगा कि भाई रेंट जो है वो तुमने पे किया है 3,000, लेकिन अभी भी आउटस्टैंडिंग में 2,000 है, तो अल्टीमेटली तुम्हारा खर्चा कितना था, 5,000। तो ये 2,000 को क्या किया तुमने, ऐड किया ना। तो यहाँ पर अपना जो फर्स्ट इफेक्ट है उसको तुमको ऐड करना पड़ेगा रेस्पेक्टिव एक्सपेंस के साथ में, ठीक है, रेस्पेक्टिव एक्सपेंस के साथ, रेस्पेक्टिव एक्सपेंस जो भी टाइप का खर्चा रहेगा उसी रेस्पेक्टिव खर्चे के साथ में तुमको उसको जा करके ऐड कर देना है। और सेकेंड इफेक्ट जो होगा वो आएगा तुम्हारा लायबिलिटी से, समझ में, बैलेंस शीट, ठीक है। तो एक कनेक्शन उसका बैलेंस शीट के साथ में बनता ही, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ, चलो ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब इसी के साथ साथ में एक और इसी तरीके का है, बट अलग, पर काम इसी तरीके से करेगा, वो है तुम्हारा प्रीपेड एक्सपेंस। मैंने आप लोगों को ये एसेट्स को समझाते वक्त बताया था, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, तुम्हारा खर्चा जरूर है लेकिन तुमने उसको पहले ही पे कर दिया है, खर्चा है लेकिन तुमने क्या कर दिया, उसको पहले ही पे कर दिया, ठीक है। अब रेंट के हिसाब से समझने की कोशिश करो, रेंट तुमको भरना था 10,000, ठीक है। तुम अप्रैल मंथ में रहने के लिए आए एक घर पे, ठीक है, अप्रैल और मई की बात करते हैं, तुमको यहाँ पर 10,000 भरना था, यहाँ पर भी 10,000 भरना था, और आगे के मंथ में भी 10,000 भरना था, ठीक है।
तुमने पहले मंथ में ही जा करके 12,000 पे कर दिया। सर ये तो बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। नहीं, नाइंसाफ़ी नहीं है, होता है भाई। अब जैसे तुमको मालूम है कि इस महीने में तुम्हारे पास पैसा ज़्यादा आ गया, तुमने नेक्स्ट मंथ का बर्डन को पहले मंथ में डाल करके ख़त्म कर दिया। अब नेक्स्ट मंथ में तुमको कितना ही पे करना पड़ेगा, 8,000 पे करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जब तुम 12,000 पे करते हो, बराबर है, तो ये तो तुम्हारा 10,000 ही माना जाएगा क्योंकि तुमको 10,000, पर अगले महीने में से भी वो ना 2,000 पहले ही से ही तुमको काट करके बता दिया जाएगा कि अब तुमको कितना पे करना चाहिए, अब 8,000 ही पे करना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो पॉइंट क्या हो रहा है यहाँ पर कि तुमको जब 20,000 पे करना था इन टोटल, ठीक है, और तुमने अगर 12,000 पहले मंथ में पे कर दिया तो नेक्स्ट मंथ में तुमको 8,000 ही पे करना है। समझ में आ रहा है? तुमने एडवांस में नेक्स्ट मंथ का पैसे को इस मंथ में पे कर दिया। समझ में आ रहा है? या तो फिर इसको इस तरीके से अगर समझने की कोशिश करो कि तुमको 10,000 पे करना था, तुमने जाके 12,000 पे कर दिया, ठीक है। अब तुमको कितना कम पे करना है, -2,000 कम पे करना है, ओके। अच्छा, तो जब तुम इस मंथ में जाओगे उसको बोलोगे कि मैं 8,000 ही दूंगा, तो सामने वाला अगर तुमको क्वेश्चन पूछेगा 8 नहीं 10,000 है ना, तो तुम यहाँ पर बता सकते हो कि देखो मैंने 2,000 तुमको एक्स्ट्रा पहले से ही पे करके रखा हुआ। मतलब अल्टीमेटली क्या हो रहा है, तुम नेक्स्ट मंथ में उसका फायदा उठा रहे हो, कम पे कर रहे हो 2,000। समझ में आ रहा है? कम पे कर रहे हो ना 2,000, तो तुमने क्या किया, खर्चे में से उसको माइनस करवा दिया, ठीक है। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट जो है ये होगा माइनस एक्सपेंस, जो उसका रेस्पेक्टिव एक्सपेंस, ठीक है, जो भी रेस्पेक्टिव एक्सपेंस। प्रीपेड भी, कमीशन को भी तुम पहले से पे करके रख सकते हो। सामने वाले को जो कमीशन देना था कि भाई तुमको हर महीने 5,000 रुपये मिलता है, एक काम करो 7,000 रुपये रख लो, 2,000 नेक्स्ट मंथ का, है कि नहीं? तो तुमने एक्स्ट्रा पहले पे करके रख दिया उसको, है कि नहीं? ओके, प्रीपेड एक्सपेंस। और सेकेंड इफेक्ट, तुम अगर पहले ही पे करके रखते हो तो वो तुम्हारे लिए किस तरीके का काम करता है, एसेट के तरीके का काम करता है। अब तुमने बर्डन क्या कर दिया, पहले ही निकाल दिया, अब तुमको उसका यूज मिलेगा, है कि नहीं? प्रीपेड रिचार्ज की तरह, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था प्रीपेड रिचार्ज के टाइम पे मैंने क्या बताया, तुम अगर जाते हो रिचार्ज करने के लिए, तुम पहले रिचार्ज कर लेते हो और फिर बाद में पहले तुमने पैसा पे कर दिया, अब तुम भाई वो रिचार्ज के मालिक बन गए। तुमको आज का आज यूज़ करना है, आज का आज यूज़ करो, कल यूज़ करना है, कल यूज़ करो, किसी और पर्सन को पैसा ट्रांसफर करना है, किसी और पर्सन को पैसे ट्रांसफर कर दो, कोई इशू नहीं। समझ आ गया? तो दिस इज ऑल रिलेटेड विद द प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, दैट इज न्यू बैड डेट्स, ठीक है। इसके साथ साथ में हम लोग बात करेंगे न्यू RDD, ठीक है। अच्छा, मैंने आप लोगों को इसको प्रॉफिट एंड लॉस के टाइम पर ही बता दिया था एग्जैक्टली ये एडजस्टमेंट्स में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। लेकिन चलो ठीक है, इसको मैं थोड़ा और वापस थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हम लोग को ये समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली होता क्या है। न्यू बैड डेट्स का मतलब होता है, पहले तो बैड डेट्स के मतलब समझने की कोशिश करो। बैड डेट्स का मतलब होता है वो अमाउंट जो इररिकवरेबल, तुम उसको रिकवर नहीं कर सकते हो। समझ में? तुम इसको रिकवर नहीं कर सकते, वो होता है तुम्हारा बैड डेट्स। अच्छा सर, ऐसा कौन सा अमाउंट है जो हम रिकवर नहीं कर पाएंगे? अरे वही अमाउंट जो तुमने उधार दिया है और वो रिकवर नहीं कर पा रहे हो। अच्छा, मतलब हमने कस्टमर को कोई चीज़ उधार दिया और उससे हम वो पैसा रिकवर नहीं कर पा रहे, तो वो हमारा बैड डेट्स बनेगा? हाँ, लेकिन एडजस्टमेंट्स में तुमको न्यू बैड डेट्स मिलेंगे। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में अगर जाओ और उसको एक बार वापस से देखो उस वीडियो को, तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा। मैंने वहाँ पर दिखवाया था ओल्ड बैड डेट्स कहाँ मिलेगा, न्यू बैड डेट्स कहाँ मिलेगा, न्यू RDD कहाँ मिलेगा और ओल्ड RDD कहाँ मिलेगा, ठीक है। उस टाइम पर मैंने बता के रखा हुआ था। तो ये दो चीज़ ये तुमको एडजस्टमेंट्स में मिलेंगे, ठीक है। तुम लोग का मैंने ये भी बताया हुआ है कि क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे तुम लोग को क्वेश्चन दो तरीके से दिया गया होगा। मतलब एक ही क्वेश्चन में दो चीज़ दी गई होगी, एक ट्रायल बैलेंस के रिकॉर्ड्स दिए गए होंगे और एक एडजस्टमेंट्स दिए गए होंगे, ठीक है। तो ये हम लोग एडजस्टमेंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं।
हर एडजस्टमेंट का कम से कम 2 इफेक्ट है, तो इसके भी 2 इफेक्ट आएंगे ही। ठीक है, पहला पॉइंट है बैड डेट्स का मतलब होता है वो पैसा जो तुम रिकवर नहीं कर पा रहे हो अपने कस्टमर से। ठीक है, मतलब तुमने कस्टमर को उधार दिया और उसने वो पैसा देने से इनकार कर दिया, अब तुमको वो पैसा जिंदगी में कभी नहीं मिलने वाला, तुम्हारा लॉस हो गया, बराबर है। अच्छा, तो यहीं पर पहला इफेक्ट क्या आता है? पहला इफेक्ट आएगा कि भाई सर जितना हम लोग को पैसा आना चाहिए था डेटर से उतना पैसा अब नहीं मिल पाएगा तुमको, तो तुम उसको माइनस करोगे डेटर्स से। ठीक है, ओके। सेकंड इफेक्ट सिंपल है, बैड डेट्स बढ़ गया ना तुम्हारा, एक तो पहले से तुम कुछ अमाउंट रिकवर नहीं कर पा रहे थे और इस साल फिर से एक अमाउंट जनरेट हुआ है जो तुम रिकवर नहीं कर पाओगे, तो नहीं रिकवर कर पाए थे, नहीं रिकवर कर पा रहे हो, दोनों मिला करके ऐड ही होने वाले हैं, तो तुमको ये जा करके ऐड करना है ओल्ड बैड डेट्स या फिर आरबीडीडी में जाकर के उसको ऐड करना है, याद रखो। ठीक है, आरबीडीडी अकाउंट मैंने बताया हुआ है ना। अच्छा, डेटर्स जो है वो तुमको कहाँ दिखेंगे? डेटर्स कहाँ दिखेगा? एसेट साइड। ठीक है, एसेट साइड में दिखेगा। अच्छा, ये तो मैंने इसके बारे में बताया। ओल्ड आरडीडी, देखो एक चीज बता देता हूँ मैं, ओल्ड आरडीडी जो है ये तुमको हमेशा परसेंटेज में दिखेगा। ठीक है, तो मैं न्यू आरडीडी जो है ये तुमको परसेंटेज में दिखेगा, तो मतलब तुम लोग को सेंटेंस में दिया गया होगा कि न्यू आरडीडी इज चार्ज एट 5% ऑन डेटर्स। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को करना क्या है, पहले मैं बता देता हूँ उसका एडजस्टमेंट, उसका इफेक्ट्स। न्यू आरडीडी, इसका फॉर्मूला होगा डेटर्स में से माइनस करो न्यू बैड डेट्स को। ठीक है, इसको हम लोग माइनस करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट रहेगा रेट ऑफ आरडीडी इनटू पीरियड, ये तुम्हारा फॉर्मूला होगा, समझ में आया? ये पहले फॉर्मूला को हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, अब डेटर्स जो दिया गया रहेगा वो न्यू बैड डेट्स जो दिया गया होगा वो उसको पहले हम लोग माइनस करेंगे, फिर जो अमाउंट मिलेगा उसके ऊपर रेट डालने का और पीरियड डालने का, जो अमाउंट मिला दैट विल बी आवर न्यू आरडीडी। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या होगा? सेम इफेक्ट। ठीक है, सेम इफेक्ट, हम लोग माइनस करेंगे डेटर से, और सेकंड इफेक्ट क्या होगा, इसको हम लोग आरबीडीडी में जाकर के ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे आरबीडीडी। ठीक है, आरबीडीडी में जाकर के हम लोग उसको ऐड कर देंगे, समझ में आ गया? चलो ठीक है, अब एक एग्जांपल लेकर के इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को एडजस्टमेंट में दिया गया है, मान के चलो एडजस्टमेंट में दिया गया, एडजस्टमेंट में दिया गया है तो सेंटेंस कैसे दिया जाएगा? देखो, बैड एंड डाउटफुल डेट is ₹500 and reserve for doubtful debt is 5% on debtors। ऐसा दिया गया होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो डेटर्स का अमाउंट हम लोग निकालेंगे ट्रायल बैलेंस में से। अब मान के चलो डेटर्स हम लोग को दिया गया है, मान के चलो डेटर्स हम लोग को दिया गया है कुछ डेटर्स, मान के चलो दिया गया है 20,500। ठीक है, तो हम लोग डेटर्स को क्या करेंगे, एसेट्स में जाएंगे, उसको इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है। ठीक है, मैंने आप लोग को ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस के टाइम पर ही बताया था कि अगर उस पर एडजस्टमेंट है तो उसको हम लोग को इनर कॉलम में लिखना है। उसमें सबसे पहले हम लोग जाकर के लेस करेंगे न्यू बैड डेट्स को। अब न्यू बैड डेट्स भाई कितना है, 500। अब ये कितना आ गया, 20,000, है कि नहीं? अब ये वाला फॉर्मूला डाल लो इसमें। सर लेकिन इसको तो हम लोग ने इससे माइनस करके ही आया ना, हाँ वही तो है, डेटर्स में से न्यू बैड डेट्स माइनस करना है और फिर ही तुम लोग को वो अमाउंट यूज करना है। तो देखो यहाँ पर मैंने माइनस किया है,
ठीक है। जब तुम लोग देखो, जब तुम लोग कैलकुलेट करते रहोगे ना, तो तुम लोग को डायरेक्टली ऐसा नहीं लिखना है। जब सम आएगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा कि उसका एडजस्टमेंट को लिखना कैसा होता है। अगर तुम लोग को सेंटेंस ऐसा दिख रहा है, ठीक है, तो उसको सम्स के टाइम पर कैसे लिखना है वो मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल आरडीटी को कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो डेटर में से हम लोगों ने न्यू बैड डेट्स को माइनस कर लिया, ये आ गया। अब हम लोग को रेट ऑफ आरडीटी डाल देना है। रेट कितना है? 5%, एक साल के हिसाब से। ये 2 0 गया, 2 5 10 और ये 2 0, 1000 रुपये, ठीक है। तो ये 1000 रुपये अभी डेटर से लेस होगा और जो बैलेंस रहेगा वो हम लोग को दिखेगा 19,000 आउटर कॉलम में, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा पहला इफेक्ट, माइनस करेंगे डेटर से। तो ये 1000 माइनस करना है डेटर से और यही 1000 जाएगा आरबीडीडी में जाकर के न्यू आरडीडी के नाम पर जाके ऐड हो जाएगा। समझ में आया? लेस में है तो हम लोग उसको ब्रैकेट में डाल के रखेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो इस तरीके से मैंने आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस में भी एक्सप्लेन किया था, वहाँ पर भी जाकर के इसको अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं एडजस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ठीक है। जब सम्स आएगा तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, कैसे समझना है वो मैं बता दूँगा, ठीक है। तो ये सारे तुम्हारे एडजस्टमेंट्स और भी हैं। चलिए ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो हम लोग ने समझ लिया। अब हम लोग अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज डेटर्स। देखो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्योंकि इसके बाद का जो एडजस्टमेंट है वो यहीं से निकलता है, ठीक है। अच्छा, डेटर्स कौन होता है? डेटर्स वो पर्सन होता है जो तुमसे गुड्स उधार पर लेकर के जाए, है कि नहीं? जो तुमसे गुड्स उधार पे लेके जाता है वो तुम्हारा डेटर्स बन जाता है। मतलब बहुत सारे तुम्हारे पास कस्टमर आते होंगे, बहुत सारे कस्टमर आते होंगे, तो बहुत सारे कस्टमर्स में से ये वो कस्टमर है जो तुम्हारे पास से गुड्स उधार लेके जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें से कुछ कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं जो तुम्हारे बैड डेट्स बन गए, है कि नहीं? कुछ ऐसे कस्टमर होंगे जो तुमको पूरा पैसा नहीं चुका के जाएंगे, तो तुम क्या कर लोगे? उनके लिए आरडीडी बना लोगे। सर आरडीडी बना देंगे, समझ में नहीं है। अब देखो होते हैं, तुम मान के चलो तुम शॉपकीपर हो, हाँ, तुम कुछ चॉकलेट्स बेचते हो या बिस्किट बेचते हो, ठीक है। अब एक पर्सन है जो तुम्हारे पास आया, बोला कि भाई, तुम्हारा पहचान वाला ही था, वो बोला 100 रुपये का गुड्स दे दो, ठीक है। तो तुमने उसको गुड्स दे दिया। अब वो एक ऐसा पर्सन निकला जो तुमको पूरा पैसा नहीं देगा, 95 रुपीज़ दे देगा, 5 रुपये आप नहीं देगा। वो बोलेगा चल यार दोस्ती खाते में संभाल लेना। मतलब क्या होता है? अब वो जो 5 रुपये वो तो तुम्हारा लॉस है। ऐसे लोग के लिए तुम रिजर्व बना के रखते हो कि भाई अगर उसके पास से पूरा पैसा ना आए तो तुम वही पैसे को उसमें जोड़ करके बता दो कि भाई पैसा आ गया। बट अल्टीमेटली जो तुम रिजर्व बना रहे हो तो प्रॉफिट में से बनता है। मैंने प्रॉफिट लॉस में एक चीज़ सिखाया हुआ था। ऐसे लोगों के लिए तुमने क्या किया? तुमने एक स्कीम रख दिया, ठीक है। तुमने क्या बोला कि भाई जो भी पूरा पैसा ला करके देगा, जितना भी उधार है मार्केट में, जो भी मुझको इस टाइम के पहले पैसा ला करके दे देगा, उन लोगों को मैं 5% डिस्काउंट दूंगा उनके पेमेंट पर। समझ में आ रहा है? 5% डिस्काउंट, ठीक है। अब तुमने क्या किया? सारे लोगों के लिए तुमने क्या बना दिया? स्कीम बना दिया ये चीज, ठीक है। अब तुम सबसे पहले क्या करोगे? यहाँ पर ये देखोगे कि कितने उधार वाले लोग हैं मार्केट में, ठीक है। तो तुमने देखा कि 10,000 रुपये तक का मार्केट में तुमने उधार देके रखा हुआ है। इसमें 5 कस्टमर है, 10 कस्टमर है, 15 कस्टमर है, 20 कस्टमर है, ठीक है। वो मैटर नहीं करते। इन टोटल 10,000 रुपये तुमने उधार देके रखा है मार्केट में, ठीक है। अच्छा, तो तुमने क्या किया? ये लोग आए पैसा देने के लिए, तुमने इसके ऊपर 5% निकाल लिया, ठीक है, एक साल के हिसाब से, और तुमने उसको डिस्काउंट दे दिया। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। देखो इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। पहले तो तुमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि 10,000 रुपया तो है मार्केट में उधार, लेकिन कितने लोग ला करके तुमको पैसा देने वाले हैं, या तो फिर नेट अमाउंट कितना आने का चांस है, उसके हिसाब से 5% दोगे ना भाई। ओके, तो तुमने पहले ये देखा कि भाई कुछ लोगों को मैं कॉल लगा रहा हूँ, लगातार कॉल उठा नहीं रहे। वो कौन है तुम्हारे?
बैड डेट्स है कि नहीं, ये नए वाले बैड डेट्स हैं जो तुम्हारा कॉल उठाना ही नहीं चाह रहे हैं, वो पैसा देना नहीं चाह रहे हैं, नए वो नए सिम से अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब तुमने क्या किया, 1000 रुपया मान के चलो 1000 रुपया था, न्यू बैड डेट्स के नाम पे तुमको उसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग तो उस स्कीम में आएंगे नहीं, बराबर है, ये लोग के लिए ये स्कीम नहीं, क्योंकि ये लोग नहीं सुन रहे हैं, ना ही कुछ अपना कुछ आंसर दे रहे हैं, है ना, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हारी स्कीम से। तो मतलब अल्टीमेटली अब तुमको 9000 रुपये के ऊपर ये 5% का डिस्काउंट चार्ज देना पड़ेगा, ये भी नहीं। अब तुमने कुछ आरडीडी बना के रखे हुए थे, कुछ आरडीडी बना के रखे हुए थे, ये आरडीडी वो लोग हैं जो तो पूरा पैसा दे तो देंगे, लेकिन मतलब जो उधार का पैसा है वो देने की दम रखते हैं, लेकिन पूरा पैसा अमाउंट नहीं पे करेंगे। मतलब 100 रुपये का अगर कोई उधार लेके गया तो वो 100 का 100 तुमको नहीं देगा, वो 95 रुपीज़ देगा, 90 रुपीज़ देगा, 99 दे देगा, लेकिन पूरा नहीं देगा। समझ में आ रहा है? ऐसे लोग को भी तुमको निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जब वो सामने से तुमको इतना, जब सामने से तुम जाओगे 100 के बदले 99, तो तुमको 100 रुपीज़ के ऊपर 5% देगा क्या? नहीं ना, 99 रुपीज़ के ऊपर देगा ना, है कि नहीं? तो ऐसे लोग को पहले निकाल दो, जितना पैसा हमको नहीं आने वाला है, ये पैसा नहीं आने वाला हमने निकाल दिया, वो 100 रुपीज़ में से 1 रुपया नहीं आने वाला उसको भी निकाल दो। वो रिजर्व होता है ना, रिजर्व क्या होता है, जो तुमने अपने बिजनेस के प्रॉफिट में से एक रिजर्व बना के रखा है। वो क्यों बना के रखा है? क्योंकि सामने से जब पैसा आएगा तो वो पूरा पैसा नहीं देगा अगर इन केस, तो वो रिजर्व को हम लोग उसमें जोड़ के बिजनेस में बताएंगे कि हमको पूरा पैसा आ गया। लेकिन अल्टीमेटली रिजर्व किस में से बन रहा है? तुम्हारे बिजनेस के प्रॉफिट में से ना, तो अल्टीमेटली तो तुमको वो लॉस ही है, इसी के लिए तुम लोग माइनस करते हैं, है कि नहीं? तो हम लोग लेस कर लेंगे न्यू आरडीडी को भी, ठीक है। अब न्यू आरडीडी को भी हम लोग लेस कर रहे हैं, मान के चलो वो है, वो भी है 1000 रुपीज़, ठीक है, वो भी 1000 रुपीज़ है। तो अब कितना बच गया? 8000। ये तुमको आने का चांस है, ये तुमको आने का चांस है। इसके ऊपर तुम कैलकुलेट करते हो 5% डिस्काउंट एक साल के हिसाब से, है कि नहीं? तो ये जो अमाउंट आएगा ये होगा 400 रुपीज़। वरना अगर हम लोग 10,000 रुपये के ऊपर 5% निकालते तो कितना जाता? देखो कितना रुपया जा रहा है? 100 रुपया जाता, 100 रुपया जाता, है कि नहीं? 40, ठीक है, 100 रुपये जाता जा रहा है। लेकिन अब देखो, जब हम लोग ने नेट पे निकाला तो हमारा भी कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ। तो हम लोगों ने स्कीम किन के लिए निकाला था? जो लोग अपना पूरा पैसा ला करके देंगे। क्या ये लोग पैसा ला के दे रहे थे? नहीं। क्या ये लोग से पैसा की गुंजाइश थी कि जितना भी पैसा लोग दे रहे हैं उसका हम लोग बाकी का भी पैसा मिल जाएगा जितना उधार लिए हैं, है ना? नहीं। तो इसके लिए हम लोगों ने उसको माइनस कर दिया और जो नेट अमाउंट था उसके ऊपर हम लोगों ने डिस्काउंट दे दिया। ऐसे कॉन्सेप्ट को बोला जाता है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ओके, इसको बोला जाता है डिस्काउंट ऑन डेटर्स, या तो फिर रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है। इसको बोला जाता है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब रिजर्व है डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो मतलब अल्टीमेटली ये भी तो हमारा लॉस है। हम क्या कर रहे हैं? उनको डिस्काउंट ही दे रहे हैं ना। मतलब हमको 10,000 रुपये में से इतना रुपए का हमको और डिस्काउंट देना ही पड़ेगा। ये बात अलग है कि ये तो नहीं आने वाला है, आने वाला कितना है? 8,000। लेकिन उसमें से भी हम सामने वालों को क्या बोल रहे हैं? 400 रुपये अपने पास रखो। सर एक कस्टमर थोड़ी ना है, अरे भाई 15 कस्टमर रहने दो, कुल मिला करके तो हम लोग 400 रुपये का डिस्काउंट देंगे ना। 400 रुपये तो नहीं आने वाला है, तो वो भी तो लेस ही हो रहा है। समझ में आ रहा है? वो भी तो लेस हो रहा है, ठीक है। तो इसका पहला इफेक्ट जो है, इसका पहला इफेक्ट, ठीक है, ये अलग है। इसका जो पहला इफेक्ट है उसको तुम लेस करोगे डेटर से, क्योंकि तुम डेटर्स को ही डिस्काउंट दे रहे हो तो उससे लेस होगा। अच्छा, डेटर्स कहाँ दिखता है? ऐसा साइड, राइट। अच्छा, सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगा? अब सिंपल सी बात है, ये जो तुम्हारा लॉस है
ये किनके लिए है? कस्टमर के लिए। कस्टमर को तुमने क्या किया है? चीज़ें बेची है, चीज़ें बेची है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब P&L, ठीक है। अच्छा, अब ये P&L में कौन से साइड जाएगा? डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? डेबिट साइड की क्रेडिट साइड जाएगा। P&L अकाउंट डेबिट साइड। डेबिट साइड क्यों जाएगा? क्योंकि ये तुम्हारा लॉस है, तुम्हारा एक्सपेंडिचर है, तुमको उतना छूट देना पड़ेगा सामने वाले को। ये चीज़ बराबर ख्याल रखना, ठीक है। क्या बताया था मैंने? एक कस्टमर, टोटल कस्टमर्स है तुम्हारे 10,000, उनको तुमको डिस्काउंट देना है। क्या नाम पर डिस्काउंट देना है? जो जो लोग पैसा ला के देंगे उनको हम डिस्काउंट देना चाहते हैं। तो कौन पैसा ला के नहीं दे रहा है पहले उनको निकाल लो। इतने रुपए आने के चांसेस हैं, उसके ऊपर तुम डिस्काउंट दे दो। समझ में आ गया? अच्छा, तो 400 रुपये का तुम्हारा डिस्काउंट जाने वाला है, तो मतलब अल्टीमेटली क्या होने वाला है? वो डेटर से माइनस होने वाला है। अच्छा, तुमको जो पैसा नहीं आ रहा है मतलब वो तुम्हारा खर्चा या लॉस है, उसको तुमको P&L के डेबिट साइड में बताना है। समझ में आया? मतलब 1 2 3 3 स्टार देखा, 1 2 3 चीज़ें कट होने वाली है डेटा से, ठीक है। अगर तुमको कभी ये एडजस्टमेंट आया तो समझ लेना कि तुमको एक ये वाला एडजस्टमेंट और ये वाला एडजस्टमेंट भी कहीं ना कहीं आने ही वाला है, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, ये एक जगह पे जा रहा है, ये दूसरे जगह जा रहा है, ये तीसरे जगह जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये इसमें ऐड नहीं होगा, ये वाला आरबीडीडी में नहीं जाएगा। आरबीडीडी क्या है? रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ये बैड एंड डाउटफुल डेट है और ये डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है। चलो ठीक है। अब इसी की तरह एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ठीक है। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ये भी वही वाला कॉन्सेप्ट है। ये भी वही कॉन्सेप्ट है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो होता है जिसको तुम उसको पे करोगे, मतलब क्रेडिटर्स आर द सेलर्स। तुमने इनसे गुड्स उधार पे लिया है, तुमने उनसे गुड्स उधार पर लिया है कि नहीं? अच्छा, तो तुमने जब इससे गुड्स उधार पर लिया तो तुमको कितना रुपए चुकाना था? मान के चलो 50,000 चुकाना था, ठीक है। अब उन्होंने स्कीम निकाला, जैसे तुमने स्कीम निकाला था अपने कस्टमर के लिए, इनके लिए तुम कस्टमर हो, तुम्हारे लिए कोई और कस्टमर था, इनके लिए तुम कस्टमर हो, तो इन्होंने स्कीम निकाला, जो भी पैसा देगा भैया 10% का डिस्काउंट रख लेना, है कि नहीं? अब हमको क्या करना है? हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि उनके कितने बैड डेट्स हैं या क्या। हमारे लिए सामने वाले को हमको पे करना है। कितना पे करना है? 50,000, दैट्स इट, है ना। 10% हम लोग कैलकुलेट करेंगे, हमको कितना मिल जाएगा? 5,000 रुपया मिल गया। हमको टोटल कितना पे करना था? 50,000, पर हम अब कितना पे करेंगे? 5,000 कम पे करेंगे, मतलब हमको अल्टीमेटली 45,000 पे करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया? सर समझ में नहीं आई बात। क्या नहीं समझ में आया? तुमको 50,000 पे करना था। जब तुम पे करने जा रहे थे तो तुमने स्कीम सुना कि भाई जो जो हमको पैसा ला के दे रहा है उन सभी लोगों को 10% डिस्काउंट मिलेगा। हमको कितना पे करना था? 50,000, बराबर है कि नहीं? अच्छा, ये मत सोचो कि तुमने 10 लोगों से उधार लिया है, बस इतना ही इंफॉर्मेशन तुमको समझ के चलना है कि एक ही सेलर से तुमने उधार लिया है इतना, बाकी तुम कोई सेलर से उधार नहीं लेते। सर फिर यहाँ पर अलग क्यों? यहाँ पर कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है कि नहीं? पर यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट अलग है। यहाँ पर तुमको ये सोच के चलना है कि एक ही सेलर से तुमने उधार लिया है 50,000 का, सामने वाले ने स्कीम निकाला, हमको कितना पे करना था? 50, पर अब हम कितना पे करेंगे? 45। क्यों? क्योंकि उसने हमको डिस्काउंट दिया है। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब अगर इसकी बात करें हम लोग पहले इफेक्ट की, तो सीधी बात है, हमारा क्रेडिटर जो है वो कम हो रहा है। हमारा क्रेडिटर कम हो गया, 5,000 से कम हो गया, तो हमने क्या कर दिया? लेस कर लिया क्रेडिटर से। अब ये कहाँ पर दिखेगा? लायबिलिटी साइड। ये समझ में आ गया?
सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। बहुत मारूंगा। अरे भाई तुम्हारा ये लॉस है, क्या तुम्हारा ये लॉस है? सर 45,000 तो भरना पड़ा ना। अरे पे करना पड़ा वो अलग बात है, लेकिन तुमको छूट मिल गई ना, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा खर्चा कम हो गया। खर्चा कम करने का मतलब एक और होता है कि तुम्हारा इनकम या गेन हो गया। खर्चा कम होने का मतलब एक और क्या होता है? गेन हो गया। तो वो जाना चाहिए तो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड नहीं जाएगा। डेबिट साइड खर्चा होता है, वो जाएगा तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड समझ में आया? ये तुम्हारा खर्चा था, तुमने सामने वाले को 400 रुपया उधार दिया था, तो ये कॉन्सेप्ट अलग हो गया। पर ये तुमको गेन हो गया, तुमको कम पे करना पड़ा, तो इसलिए वो क्रेडिट साइड में आएगा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन। जब तुम टीवाई में पहुंच जाओगे, थर्ड ईयर कॉमर्स में, तो 11th स्टैंडर्ड में मेरे को मालूम है, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, ये को छोड़ दो। जब तुम टीवाई में पहुंच जाओगे तो वहां पर तुमको एक सब्जेक्ट मिलेगा टैक्सेशन, ठीक है? तो जब तुम टैक्सेशन में एक चैप्टर पढ़ोगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है? या हाँ, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है? तो उसमें ये एक है ना अलग सा चैप्टर बनाया गया है। उस चीज को समझने के लिए ये बेसिक जानना बहुत जरूरी है। अगर तुम इस बेसिक को समझ गए तो वो वाला कॉन्सेप्ट तुमको आगे प्रॉब्लम नहीं देगा। डेप्रिसिएशन को समझने की कोशिश करो, ये क्या है। सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन देखो, एसेट्स पर चार्ज होता है, ठीक है? डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होगा? एसेट्स पे चार्ज होता है। एसेट्स तुम्हारे कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के, ठीक है? एक है इंटेंजिबल, एक है इनटेंजिबल, एक है टेंजिबल और एक है करंट एसेट, ठीक है? और भी है, अपर क्लास में जाओगे तो और भी तुमको मिलेंगे। हम लोग डेप्रिसिएशन इन पर चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है? हम लोग का डेप्रिसिएशन सिलेबस के हिसाब से सिर्फ इसी पर चार्ज होने वाला है। मैंने बताया था टेंजिबल में क्या क्या चीज़ें आएंगी, वापस से एक बार बता देता हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, लूज टूल्स, इन 4 या 5 चीज़ों में, और भी एक आध चीज़ अगर आ गया बीच में तो इसी के ऊपर, दैट्स इट, ठीक है? इनटेंजिबल पर भी कभी कभार एक एक एडजस्टमेंट आ जाता है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, उस पर भी हम लोग चार्ज कर देंगे, ठीक है? बट ये जूनियर कॉलेज तक ही, डिग्रीज में उसका इनटेंजिबल पर आने के चांसेस बहुत कम होंगे, ठीक है? अच्छा, इनटेंजिबल पर क्यों नहीं आता डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? एसेट का वैल्यू घट जाना। ये कौन सा एसेट है? दिखने वाला है? नहीं, इनटेंजिबल नहीं दिखेगा। जब तुमको कोई चीज़ दिख ही नहीं रही है, उसका वैल्यू कैसे गिर सकता है कि नहीं? तो ये लॉजिक के हिसाब से तो इस बार नहीं डाला गया है, ठीक है? इसके बारे में और तुम लोग आगे के क्लासेस में जानोगे। बट अपना पॉइंट क्या है? टेंजिबल, जो चीज़ें दिखती है उसका वैल्यू घट सकता है। सर धरती का वैल्यू घट सकता है? असलियत में तो नहीं घट सकता भाई, धरती का वैल्यू नहीं घटता कभी। धरती से सटी हुई जो चीज़ें बन रही है उसका वैल्यू घटता है कि नहीं? लेकिन उस बारे में भी अपने को इस साल नहीं समझना है कुछ, एकदम सिंपल रखो। जो चीज़ें दिखती है उसका वैल्यू घटेगा, दैट्स इट। वो लैंड एंड बिल्डिंग होगा, लैंड भी हो सकता है घटेगा, बिल्डिंग भी घटेगा। अभी फिलहाल बेसिक पर हो आप लोग, ठीक है? अच्छा ठीक है सर। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जिसका वैल्यू, एसेट का वैल्यू घट जाना। उसमें से भी किसकी बात करेंगे हम लोग? टेंजिबल। सर करंट क्या होता है? करंट एसेट वो एसेट होता है जो इस साल बन तो गया एसेट, पर अगली बार बनने के चांसेस बहुत कम होंगे। जैसे एग्जांपल, करंट एसेट में एक चीज आता है आपका डेटर्स, कस्टमर। सर कस्टमर कैसे एसेट होता है? अरे भाई जिन जिन से तुमको पैसा आ सकता है वो सब तुम्हारे एसेट होते हैं भाई, है कि नहीं?
देखो ना, डेटर एसेट साइड, ओके, डेटर्स, ठीक है, एसेट साइड, जहां जहां से तुमको पैसा आ सकता है वो सब तुम्हारे एसेट होंगे। मतलब क्लियर है? ठीक है। ये करंट, सर उनसे तो हमको पैसा आएगा ना, तो करंट कैसे हो? तो टेंजिबल हो गया ना। अरे कस्टमर इंसान तुमको दिखता है भाई, ठीक है। टेंजिबल वो चीजें होंगी जो अपने जगह पर फिक्स रहेंगी, वो हिलेगी नहीं। ये सब तुम्हारे फिक्स्ड एसेट, ये सब क्या है? तुम्हारे फिक्स्ड एसेट। ये क्या है? तुम्हारे फिक्स्ड, एक जगह पर फिक्स। ये नॉट फिक्स्ड। इस साल जनरेट हो गए, अगली बार जनरेट होने के चांसेस हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। सर ऐसे कैसे? कस्टमर तो हमेशा आते रहेंगे, उधार लेके जाते रहेंगे। अरे ऐसा नहीं होता है। अगर तुम्हारे कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि अब से तुम्हारी कंपनी कभी तुमको उधार नहीं देगी किसी को, तो डेटर्स होंगे ही नहीं, है कि नहीं? तो इसके लिए ये वो चीज़ है जो इस बार तो आ गया, लेकिन अगली बार आने के चांसेस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो इसी के लिए एसेट जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो इसी के ऊपर होगा। समझ में आया? अच्छा, अब डेप्रिसिएशन तुम चार्ज कैसे करोगे? ठीक है, तो उसका एक फॉर्मूला है। सबसे पहला डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है? डेप्रिसिएशन अमाउंट इज इक्वल टू, अब कैसे कैलकुलेट करोगे तुम? किसके ऊपर चार्ज करना है पहले उसका वैल्यू लिख लो। किसके ऊपर चार्ज करोगे? एसेट अमाउंट, कितने रेट पर चार्ज करना है, कितना परसेंटेज दिया गया है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इनटू कितने टाइम से तुम उसको लेके चल रहे हो। ठीक है, कितने टाइम से उसको लेके चल रहे हो। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, तो मान के चलो बिल्डिंग की बात करते हैं, जो है 1 लाख की एग्जांपल, ठीक है, 1 लाख का है। अच्छा तुमने, अच्छा एडजस्टमेंट में अब देखो क्या दे के रखा है। जस्ट एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं हम लोग। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग at the rate 10% purchased on 1st October 2019। अगर ऐसा दिया गया होगा तो कैसे तुम लोग चार्ज करोगे? देखो अमाउंट कितना है बिल्डिंग का? 1 लाख। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? 10%। कब परचेज किया गया था? 1 अक्टूबर 2019। अच्छा अब ईयर समझने की कोशिश करो। मान के चलो तुमको 2019-20 का बनाना है, तो 2019 कब स्टार्ट हो रहा है? 1 अप्रैल को। 20 कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च को। तुमने खरीदा कब है? इन बिटवीन खरीदा है ना, 1 अक्टूबर को खरीदा है। तो तुम 1 अक्टूबर से आगे की तरफ बढ़ोगे तो मार्च तक पहुंचोगे। तो कितने महीने के बाद मार्च आएगा? 1 अक्टूबर से लेके पूरा अक्टूबर 1 महीना, नवंबर दूसरा महीना, दिसंबर तीसरा महीना, जनवरी चौथा महीना, फरवरी 5वां महीना, मार्च 6ठा महीना। ठीक है, तो यहाँ पर पीरियड आएगा सिर्फ 6 महीने के लिए चार्ज होने वाला है। सर ऐसे कैसे? पूरा साल के लिए चार्ज होगा ना। ऐसे कैसे भाई? तुम अगर नौकरी पर लग रहे हो 1 साल के बीच में, तो तुमको पूरे साल का पगार देगा वो। जिस दिन खरीदोगे उस दिन से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ना भाई, है कि नहीं? तुम अगर कोई टी शर्ट खरीद के लेके आते हो और तुरंत उसको सामने वाले को बेच देते हो, एग्जांपल खुद के लिए लेके आए लेकिन बेच दिए, पूरा पैसा वसूलोगे कि नहीं? लेकिन अगर यही तुम 1 महीने के बाद में पहन करके खुद यूज करके तुम बेचते, क्या तुमको उतना पूरा अमाउंट मिलता? नहीं मिलता, है कि नहीं? तो जब तुम खरीद के लेके आओगे या जिस दिन तुम खरीदे हो उस दिन से डेप्रिसिएशन चार्ज करना चालू होगा। बराबर है? ओके, तो 6 महीने के हिसाब से चार्ज होगा। चलो वैल्यू निकाल लो। 1 0 गया, ये 1 0 गया, ये 1 0 गया, यहाँ गया 6 1 जा, ये 2 जा, 2 1 जा, 5 जा, 2 3 0 बच गए, 1 2 3, है कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर है? अच्छा अब डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? एसेट का वैल्यू गिर जाना।
इस साल कितने रुपए से गिरा? 5,000 रुपए से। मतलब जो 1,000 रुपया था, अब तुम लेस क्या करोगे? डेप्रिसिएशन। कितने रुपए से लेस कर दोगे? 5,000 रुपए से। तो जो 2019-20 5,000, अब 2021 में कितना रुपया दिखेगा उसका? 2021 में कितना रुपया दिखेगा? ये 95,000। अब तुम एक साल के हिसाब से चार्ज कर लेना, जो तुमने 11th में सीखा है कि नहीं? मतलब डेप्रिसिएशन क्या कर रहा है? एसेट का वैल्यू घटाने की कोशिश, है कि नहीं? तो मतलब इसका फर्स्ट इफेक्ट क्या आएगा? तुम माइनस करोगे इसको एसेट से। डिपेंड करता है किसके बारे में तुमको एडजस्टमेंट दिया गया है। ओके, सेकंड इफेक्ट आएगा अब तुम्हारा ये लॉस है। ओके, किसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है? फर्नीचर के ऊपर, एसेट के ऊपर। मतलब फर्नीचर है, प्लांट मशीनरी है, ठीक है। ये सारी चीजें जो होती है या ऑफिशियल खर्चे माने जाते हैं, है कि नहीं? ऑफिस के ऊपर इसका दबाव आता है। सारे इस चीज़ों का रिकॉर्ड करके रखो, किसका वैल्यू घट गया, किसका वैल्यू बढ़ गया। लेकिन सर बढ़ गया, बाद में बताता हूँ। एप्रिसिएशन, जैसे डेप्रिसिएशन है वैसे एप्रिसिएशन भी है, ठीक है। पर उसके बारे में बहुत कम आप लोगों के सिलेबस में है, तो फिलहाल इसी के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। तो जब वैल्यू घट जाती है, ऑफिशियल के ऊपर दबाव आता है। तो ऑफिशियल वाली चीज़ें कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा साइड? जहाँ खर्चा है उस साइड। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये 7 एडजस्टमेंट को आप लोग को स्क्रीनशॉट लेकर के उसको लिख लेना है, समझ लेना है। नेक्स्ट वीडियो आएगा, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। सर कितना एडजस्टमेंट है? इसके आधे पे पहुंचे हैं और इसका ऑलमोस्ट मतलब समझ जाइए इसका डबल एडजस्टमेंट होगा। इसके बाद में हमारे ये तो यूजुअल है, हिडन एडजस्टमेंट भी बाकी है, ठीक है। वो पूरा का पूरा कंप्लीट करके हम लोग अपने समझ से आगे बढ़ेंगे। ठीक है।